हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है पंकज कुमार। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे थे जो कि अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है इसके लिए। परंतु इसी बीच में यूपीएससी का एक महत्वपूर्ण एग्जाम लगा हुआ है जो कि है यूपीएससी का ईपीएफओ 2025। तो इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यूपीएससी के ही और साथ ही साथ क्या यूपी जो ईपीएफओ है इसके भी पीवाईक्यू को इसी में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉलिटी के जो है पॉलिटी के टोटल 10 मतलब कि 100 एमसीक्यू को हम लोग आज क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्या होंगे, केवल एमसीक्यू भी नहीं होंगे कि केवल क्या होंगे, एमसीक्यू भी नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे जो 100 टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 टाइप की हम लोग थीम को भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इसमें क्या मतलब कि देखेंगे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन को बनाती है। जैसे कि ये हमारा है 2023 से हम लोग लेके चलेंगे और जितने भी मतलब कि पॉलिटी के क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे के सारे मतलब टॉप 100 एमसीक्यू जो है लेके आए हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन बना है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये यूपीएससी जो है क्वेश्चन को कैसे बनाती है और इसमें अगर आपको इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार तरीका को अगर समझ गए, यानी कि तरीके को अगर एक बार आप समझ गए कि यूपीएससी जो है क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करती है और उसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो आप इसको बहुत ईजिली तरीके से मतलब कि आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए इसी वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक से लेकर के कंप्लीट 100 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही साथ ऐसे मतलब कि ट्रिक्स और टिप्स भी देखेंगे। इसके जरिए हम लोग क्या कर पाएँ, अपने आंसर तक बहुत आसानी से पहुँच पाएँ। तो इसके लिए आप लोग बस एक काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही क्या होता है, सीरीज़ आ पाती हैं, कोई भी अच्छे वीडियो आ पाते हैं और आप लोगों के सपोर्ट से ही क्या होता है, मुझे मतलब कि मोटिवेशन मिल पाता है। तो और बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, शुरू से लेकर के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने आया होगा और आप लोग देखेंगे कि मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन की फ्रेमिंग को भी देखेंगे और कहाँ पे मतलब कि यूपीएससी है मतलब कि लूप होल्स बनाती है ताकि आप आंसर को समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, चलिए सॉल्व करते हैं। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत सारभूत संशोधन करती है, यानी कि पूछा गया है राज्यसभा जो है धन विधेयक में अगर कोई सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन है कि राज्यसभा अगर किसी भी धन विधेयक में संशोधन करती है तो क्या होगा, जो कि 2023 में यूपीएससी ने पूछा था और हमारा क्या ईपीएफओ में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी के द्वारा बनाए गए हैं जो कि आईएएस 2023 में आए थे। तो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि अगर राज्यसभा है धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो इसका पश्चात क्या होगा। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। यानी कि इस पर स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है या फिर विधेयक पर आगे कार्रवाई भी कर सकती है। चलिए देखते हैं इसका, यानी कि ये हो सकता है क्या। उसके बाद में चलिए अगले विकल्प को भी देख लेते हैं। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, यानी कि लोकसभा जो है उस विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती क्या, हमारा ये हो सकता है। तो ये तो हमें देखने में ही लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि अब अगर आप लोगों ने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत को भी अगर सही से पढ़ा होगा तो आप लोग जान रहे होंगे धन विधेयक के ऊपर सबसे ज़्यादा किसका मतलब कि अधिकार है, लोकसभा का है, जिसमें राज्यसभा कुछ खास मतलब कि नहीं कर सकती, केवल 14 दिनों के लिए अपने पास रोक सकती है। तो इसका मतलब हमारा बी तो नहीं होगा। अभी एक ही संभावना है, परंतु हम जब तक कि चारों के चारों नहीं पढ़ लेंगे तब तक कि आंसर तक नहीं पहुँचेंगे। और उसके बाद में क्या था हमारा, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। तो आप जान रहे होंगे मैंने कि जैसे कि आपको पहले बता दिया, केवल 14 दिन के लिए रोकने के बाद में अगर धन विधेयक है तो क्या वो स्वतः ही पारित हो जाता है, यानी कि हमारे सी वाला भी नहीं होगा। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक, तो आप जानते होंगे जो हमारा धन विधेयक होता है और जो संविधान संशोधन विधेयक होता है इसके लिए कोई भी संयुक्त बैठक का आह्वान नहीं होता। तो इसका मतलब क्या, हमारा डी वाला भी गलत हो जाता है। और संयुक्त बैठक के लिए क्या होता है, 108वां जो हमारा आर्टिकल होता है, 108 आर्टिकल जो कि होता है संयुक्त बैठक के लिए होता है। तो यानी कि संविधान संशोधन विधेयक और जो हमारा धन विधेयक है इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे, इस विधेयक को आगे भी कार्रवाई के लिए कर सकती है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे भी पूरे कंप्लीट 100 एमसीक्यू को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे आंसर तक पहुंचना है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और आप लोग बस सपोर्ट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो इससे हम लोगों को क्या होगा, आगे भी इसी प्रकार से वीडियो भी आ पाएंगे। जैसे कि अभी आज हम लोग लेके आए हैं पॉलिटी के, और हो सकता है एक आध दिनों में हम लोग क्या लेके आएँ, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन ऐसे ही लेके आएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना के द्वारा ही संभव हो सकता है क्या? तो आप लोग जानते होंगे कि अगर आप लोगों ने संविधान संशोधन विधेयक के बारे में पढ़ा होगा, तो ये क्या होता है हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आ सकता है। इसका मतलब हमारा पहला वाला गलत हो जाता है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों का, तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पे सभी नहीं होता, कितना होता, 1/2, यानी कि आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा मतलब की अनुशंसा की जानी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा दूसरा वाला भी गलत होता है और पहला वाला भी गलत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? डी हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या है सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि इसमें बताना आपको कौन सा सही है। आपको इसको भी ध्यान रखता है, यहाँ कभी कभी बोल देता है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक कर देते हैं, अगर छोटा सा भी ध्यान नहीं दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का मतलब कि सेंस ही बदल जाता है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये सीधे-सीधे हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके ज़रिए कहा गया था कि कोई भी एक राज्यपाल हो, 2 या 2 मतलब कि 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो यानी कि ये तो हमारा सीधे-सीधे गलत हो जाता है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये भी आप लोग जानते होंगे। चाहे उच्च न्यायालय हो या फिर चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, दोनों के न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति ही करता है। इस प्रकार से हमारा बी भी गलत हो गया, ये तो पहले से गलत हम लोगों का हो चुका था। उसके बाद में आता है भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई विशेष प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें राज्यपाल के मतलब कि नियोजन की तो मतलब कि कहते हैं कि नियोजित राज्यपाल को मतलब कि नियुक्त होने की तो प्रक्रिया बताई गई है। उसके बारे में मतलब कि उसकी जो मतलब कि विशेषता होनी चाहिए या फिर जो भी उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो सारी बताई गई हैं, परंतु उसके हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है। उसके बाद में आता है हमारा विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो ऐसा कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होता है हमारा? सी हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा? तो आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन को है कैसे मतलब कि एक तरीके से एलिमिनेशन करना है, कैसे आप लोगों को आंसर तक पहुँचना है, कैसे आपको अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है। तो इस बार आता है हमारा महान्यायवादी। आप लोग जान रहे होंगे कि हमारा महान्यायवादी जो कि हमारे भारत का महान्यायवादी होता है, इससे यूपीएससी लगभग कई बार क्वेश्चन पूछती रहती है। इसके लिए आर्टिकल क्या होता है? 76 होता है आर्टिकल हमारा महान्यायवादी के लिए। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते चलेंगे, मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा सही है। लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है क्या हमारा महान्यायवादी जो होता है, लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है? तो बिल्कुल सही बात है, लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, परंतु क्या कर सकता है? मतदान नहीं कर सकता। जी आपको ध्यान रखना है कि मतदान नहीं कर सकता है। ये भी सीधे-सीधे यहाँ पे 5वां बनाया जा सकता था या फिर इस चौथे की जगह पे इसको भी लाया जा सकता था। तो क्या हो सकता है? कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बोल सकता है पर मतदान नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हमारा एक तो होगा, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, समिति का सदस्य भी हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है क्या? तो देख रहे होंगे वो आ ही गया, आखिर मैंने मतलब कि जो बोला वो आ ही गया बीच में। अभी मैंने पढ़ा नहीं था इसको आगे, तभी मैंने बोल दिया था। लोकसभा में मतदान कर सकता है, अभी देख रहे हो वो भी सेम बात वही बोल दी, यानी कि लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा है, तो अगर आपको आर्टिकल पता है और ये 4 बातें पता है, तो महान्यायवादी कंप्लीट हो जाता है बस। महान्यायवादी का मतलब कि इतना ही कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिएगा। आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या आता है हमारा? संसद अंतर्राज्यीय नदी क्या लिखा? संसद अंतर्राज्यीय संधियों को भारत में किसी एक भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई कानून बना सकती है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि अगर संसद जो है अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि है उसके लिए अगर भारत में कोई कानून बनाने जाती है तो बना सकती है, परंतु कैसे बना सकती है ये पूछा गया है। सभी राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसको लागू करना है तो सभी राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो यानी कि ए हमारा गलत हो जाता है। बहुसंख्यक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी, तो हमारा बी वाला भी गलत हो जाता है। संबंधित राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी, तो हमारा सी वाला भी गलत हो जाता है। इसमें क्या होगा, हमारे संविधान में आर्टिकल है 253। आर्टिकल 253 के तहत क्या है, जो मतलब कि संसद जो है राज्यों की बिना मतलब कि सहमति के भी
जो है भारत में कानून ला सकती है अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित कोई है। तो यानी कि इसका क्या होगा, बिना किसी राज्य की सहमति से भी क्या कहते हैं कि भारत में कोई भी कानून लागू कर सकती है अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित है। और यहाँ पे बात की गई थी कि सभी राज्यों की सहमति, तो सहमति वाला जो होता है हमारा आर्टिकल 252 है, कहता है कि अगर कोई 2 या 2 से अधिक राज्य संसद को मतलब कि कहते हैं कि उसके लिए कानून बनाए, तो उनकी सहमति से कानून बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बात भी बता दी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आता है। आप बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपने आंसर को नंबर के साथ कमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि क्या आया, निम्नलिखित में से किस निकाय या निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी कि इनमें से 3 है, 3 में से मतलब कि एक किसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। सीधे-सीधे कहने की बात है, इनमें से कौन से जो है संवैधानिक आयोग हैं। तो इनमें से कौन-सा हमारा संवैधानिक आयोग होगा? क्या राष्ट्रीय विकास परिषद हमारा संवैधानिक आयोग है क्या? तो बिल्कुल गलत बात है। राष्ट्रीय विकास संविधान मतलब कि राष्ट्रीय विकास जो परिषद है हमारा, संवैधानिक आयोग नहीं है। नीति आयोग है क्या? मतलब कि योजना आयोग है क्या? तो योजना आयोग के स्थान पे अभी तो नीति आयोग हो चुका है, परंतु वो भी हमारा संवैधानिक मतलब कि निकाय नहीं है, क्योंकि ये भी क्या हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसे 2015 में योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आ गया है। उसके बाद में क्षेत्रीय परिषद है, तो क्षेत्रीय परिषदें भी क्या होता है हमारा, एक संवैधानिक निकाय नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना था, तो आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला आता है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इससे मतलब कि 5 से 10 बार तो यूपीएससी ने जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, आईएएस के एग्ज़ाम में ही पेशा अधिनियम जो है 1996 का सीधे-सीधे पूछा है। और ख़ासकर यूपी पीछे से लगभग हर तीसरे साल, हर दूसरे साल पेशा अधिनियम 1956 के बारे में कुछ नहीं, सीधे केवल डेट ही पूछ लेता है कि कब लागू हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा राज्यों में यानी कि सरकार में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उसके उद्देश्य को बताता है, यानी कि उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा नहीं पूछा गया है। देख रहे होंगे पूरे का पूरे क्वेश्चन का सेंस ही चेंज हो गया। अभी मैं क्या बोल रहा था, नहीं है, और मैंने क्या बोल दिया था, है। तो आपको ये ध्यान रखना कि नहीं पूछा गया है या फिर है पूछा गया। तो क्या होगा, यानी कि इनमें से कौन सा इसका पेशा अधिनियम 1996 का उद्देश्य नहीं है। स्वशासन प्रदान करना, तो बिल्कुल सही बात है। पेशा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये था, ये जनजातीय क्षेत्र हैं उनको स्वशासन प्रदान करना। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो भी जनजातीय लोग हैं उनके पारंपरिक जो भी अधिकार हैं, यानी कि जो भी मतलब कि अपना प्राचीन ट्रेडिशनल को वो फॉलो करते हैं, उसको ही वे मतलब कि अपना सकते हैं। उसके बाद में है जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना। स्वायत्त क्षेत्र का मतलब कि उनको बिल्कुल पृथक करके उनका अपना निजी मतलब कि एक तरीके से प्रशासन देना क्या, ये मुख्य उद्देश्य था क्या? तो देख लेते हैं, हो सकता है ये हमारा हो सकता है कि नहीं, इसको देखेंगे आगे। जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्ति कराना, ये तो मतलब कि नॉर्मल सा हो सकता है कि हाँ, शोषण से मुक्ति तो कराना ही होगा, इसीलिए तो मतलब कि जो कानून पारित किया गया हो, इसका मतलब हमारा डी भी हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप नॉर्मली समझेंगे तो सी वाला हमारा नहीं होता, यानी कि ऐसा कोई मतलब कि विशेष उद्देश्य लेके नहीं चले थे कि उनको एक स्वायत्त क्षेत्र दे देंगे। बस उनको एक बात कही गई थी कि उनका शोषण ना हो, उनके अधिकारों को मान्यता दी जाए, उनको स्वशासन प्रदान किया जाए। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होता है, सी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध है। तो देख रहे होंगे, यानी कि अगर आपको आर्थिक न्याय पता है और अगर आपने संविधान का अगर सारे के सारे मतलब कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी अगर पढ़े हैं, तो आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। तो आपको बताना है इकोनॉमिक जस्टिस हमारा किस में मतलब कि उपबंधित किया गया है। क्या उद्देशिका और मूल अधिकारों में बताया गया है आर्थिक न्याय के बारे में? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बताया गया है क्या? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है क्या? उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो सीधी सी बात है, जो हमारा आर्थिक न्याय है वो किस में बताया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय जो हमारा है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बताया गया। वहीं हमारा जो राजनीतिक न्याय है, यानी कि पॉलिटिकल कहते हैं कि जस्टिस, वो हमारा मूल अधिकारों में बताया गया। और यहीं पे बोल देता राजनीतिक न्याय, तो हमारा होता मूल अधिकार। आर्थिक न्याय बोला इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं याद करने वाला भी है थोड़ा सा। और अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा या फिर लक्ष्मीकांत या फिर कोई भी और पॉलिटी की पढ़ी है बुक, जैसे कि डी बसु आती है, अगर तो आपने पढ़ा तो आराम से इसका आप दे पाते हैं।
अगला हमारा था अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006। ये भी क्वेश्चन वाली की कई बार आ चुका है। इसे सीधे सीधे कहते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006। इसका मतलब कि शॉर्ट नाम है और इसका लंबा नाम क्या है? अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिकार अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों तथा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकार है? यानी कि ये जो हमारा कानून बताया गया है इसके अंतर्गत जो भी मतलब कि अधिकार है उसको कौन सा प्राधिकारी जो होता है लागू करता है? तो क्या राज्य वन विभाग करता है क्या? जिला कलेक्टर करता है क्या? तहसील या उपखंड का अधिकारी करता है क्या? या फिर ग्राम सभा? तो ये हमारा होता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो वन परंपरा की वनवासी हैं उनके लिए मतलब एक तरीके से लोकल स्तर पर कार्य करने की बात हुई है। तो आप जान समझ सकते हैं अगर आपने अपन कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया कि लोकल स्तर पे ऐसा कौन मतलब कि अधिकारी है जो काम करेगा, तो जो कि उनके सीधे-सीधे ग्रास रूट लेवल पे कनेक्ट हो। तो ज़ाहिर से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्राम सभा है, वही अधिकारी एक ऐसा हो सकता है जो कि ग्रास रूट लेवल पे जनजातियों से कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर तक पहुँच जाते हैं। और अगर आपने पढ़ा है तो आप मतलब कि नॉर्मली कर ही लेते हैं, बाकी आप अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते फिर भी वहाँ तक पहुँच सकते थे। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? आधारभूत मतलब कि ये मुख्य रूप से जो हमारे देश के जो शासन चलता है उसके लिए मतलब कि एक तरीके से बेस का काम करता है। तो क्या हमारा मूल अधिकार हैं क्या? मूल कर्तव्य हैं क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या? मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हैं क्या? तो ये तो क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो क्वेश्चन एक तरीके से बहुत ही टफ हो जाएगा। वैसे आपको अभी देखने में हो सकता है काफ़ी ईज़ी लग रहा हो, परंतु जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तो पूरी की पूरी तरीके से आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बोला है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा देश के शासन के लिए आधारभूत है और 4 के चारों विकल्प मतलब कि सेम ही हैं, क्योंकि मूल अधिकार भी आधारभूत है, कर्तव्य भी आधारभूत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आधारभूत है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य भी आधारभूत ही है। तो फिर अब आंसर किसको माना जाए? तो मेन टॉपिक आता है ये मतलब कि मेन मुद्दा हमारा ये बनता है, फिर आंसर किसको माना जाए? तो इसमें आंसर मानने का एक तरीका बस आपको आंसर तक पहुँचने का तरीका ये है, कि यहाँ पे आधारभूत का मतलब है इनका कि जो मतलब कि शासन चलता है, उसको शासन को चलाने में मदद कौन करता है? मदद कौन करता है हमारा? अब मूल कर्तव्य तो हमारा मतलब कि नागरिकों के लिए एक तरीके से है कि उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए। तो ये हमारे शासन के लिए नहीं है एक तरीके से। अगर आगे आता है हमारा मूल अधिकार, तो मूल अधिकार आप मतलब कि मैं आपको बताने का तरीका बता रहा हूँ कि आप आंसर तक कैसे पहुँचेंगे, जो कि हम लोगों ने बात की थी कि ट्रिक्स या टिप्स या फिर जो भी हमारा मतलब कि एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा या फिर आपका क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको आंसर तक कैसे पहुँचना है। वैसे तो इसका कोई कॉन्सेप्ट आप पूरी की पूरी बुक पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, डी बसु पढ़ लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने का फ्रेम ही नहीं ऐसा कुछ है। यूपीएससी ने अपने जो भी मतलब कि प्रोफेसर होगा उसने अपने माइंडसेट से ही बनाया है। और पीवाईक्यू को अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आप आराम से इस तक पहुँच जाएँगे। तो कैसे? मूल कर्तव्य क्या होते हैं? नागरिकों के लिए होते हैं और ये शासन में मदद करते हैं, मतलब कि मदद तो फिर हर एक कर रहा है, परंतु हमें आंसर तक एग्ज़ैक्ट आंसर तक पहुँचना है, सबसे बेस्ट आंसर तक। तो मूल कर्तव्य तो कहीं न कहीं नागरिकों के लिए होगा, मूल अधिकार भी नागरिकों के लिए ही होगा और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य ये तो दोनों एक ही में आ गए। इसका मतलब हमारा ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। तो यानी कि हमारे पास आंसर क्या बचा? बी। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत ही होते हैं, यानी कि जो तत्व ही होते हैं, जो कि उनको गाइड करते हैं। एक तरीके से मतलब कि आदर्शवादी बातें करता है कि नागरिकों के लिए आप ये करिए, शासन को कहीं न कहीं निर्देशित करता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो समझ में मतलब कि मैं शायद मतलब कि आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन के भी आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए इसका आंसर को। और इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा, अभी देख रहे होंगे इससे पहले हमारा आया था एक समिति, इसकी इस बार आ गया लोक लेखा समिति की संसदीय समिति। लोक लेखा की संसदीय समिति के बारे में आपको बताना है, 2-3 विकल्प दिए हैं। तो लोक लेखा समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो आप लोग जानते होंगे लोक लेखा में कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? 7 हमारे होते हैं राज्यसभा से, 15 हमारे होते हैं लोकसभा से। तो लोक लेखा की संसदीय समिति जो होती है, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। तो हमारा पहला ही गलत हो जाता है और पहला कटता ही हमारे पास 50-50 का ऑप्शन आ चुका है और जिसमें 3 हमारा कन्फर्म हो गया कि है ही आंसर। अगला आता हमारा कि जो कि मैंने आपको बता दिया 15 और 7 22 होते हैं। सरकारों के नियोजन तथा वित्त लेखाओं की जाँच करना, बिल्कुल सही बात है। सरकारों के नियोजन और वित्त लेखाओं की जाँच भी करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी करती है।
ये हमारा विकल्प कई बार पूछा गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों की जाँच करती है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, 2 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, फिर धीरे-धीरे से स्पीड बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर पेज बढ़ता जाएगा, हर एक पेज में 1 क्वेश्चन है। तो यानी कि हम लोग अभी 13 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं और हम लोगों को टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को मतलब कि जो वीडियो है वहाँ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे, फिर वीडियो की मतलब कि कहते हैं कि ये कहते हैं कि रेटिंग गिर जाती है, फिर वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता और आप लोगों को मतलब कि फिर उसका फ़ायदा भी नहीं मिल पाएगा। और अगर आप लोग उसको देखेंगे नहीं, फिर मुझे आगे बनाने में मोटिवेशन भी नहीं मिलता है। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से मतलब कि कहते हैं कि प्रमोट किया, तो मैं आगे अगले ही 2 से 3 दिनों के अंदर मतलब कि इकोनॉमी हो गया और हमारा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सारे के सारे सब्जेक्ट से 100-100 क्वेश्चन मतलब कि मैं पीवाईक्यू लेके आऊँगा। तो अगर आप लोग इसमें सपोर्ट करते हैं, तो फिर देखते हैं उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। इसमें क्या आया है? निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो जो हमारे केंद्र में मंत्रिपरिषद होते हैं, वो संसद के प्रति नहीं होते हैं। देख रहे होंगे संसद में क्या होता है हमारा? संसद में हमारा लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति भी होता है। परंतु वे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि संसद के प्रति। इसका मतलब हमारा एक गलत हो जाता है और एक गलत होता ही आपके पास आंसर आ चुका है, यानी कि 2 और 3 हमारा सही होगा। तो देख रहे हो कितनी आसानी से आप आराम से क्वेश्चन तक आंसर तक पहुँच गए। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रति पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति के पद ही ध्यान करते हैं। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो विधि निर्माण के संदर्भ में राष्ट्रपति को सूचित करता है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? यानी कि भारत के संदर्भ में क्या है, संसदीय जो शासन प्रणाली है, इसमें कौन से सिद्धांत जो हैं संस्थागत रूप से निहित हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। तो वैसे तो सही है, बिल्कुल लग रहा, हाँ सही होना चाहिए। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है, तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि जब तक कि उनका विश्वास होता है तब तक ही वो पद पे बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, यानी कि हमारा तीसरा गलत हो जाता है। और तीसरा काटते ही हमारे पास आंसर आ चुका है, 1 और 2 दोनों सही है। राज्य का अध्यक्ष ही हो गया हमारा, इसका वाला आंसर तक हम लोग पहुँच गए। अगला चलिए करते हैं। अगला आता है कौन सा सही पूछा है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है, क्या योजना आयोग का अंग है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद अलग है, योजना आयोग तो अभी खत्म भी हो चुका है। तो यानी कि हमारा एक गलत हो जाता है और एक गलत होते ही हम आंसर तक पहुँच गए आराम से। तो देख रहे होंगे कि डायरेक्ट आप आंसर तक पहुँच गए। अभी तो यूपीएससी ने इस प्रकार के क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा कम कर दिया, परंतु फिर भी अभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से आंसर तक पहुँच गए, 2 और 3 हमारा सही है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन आता है, अभी क्या कर लेते हैं हम लोग, एक बार पेन को चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा रहे, क्योंकि एक ही पेन से लगातार पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। चलिए पेन को चेंज कर लेते हैं एक बार से। तो चलिए मैंने पेन को चेंज कर दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, यानी कि राज्यसभा का सभापति तो नहीं होता, ये तो सही बात है, परंतु उपसभापति तो होता है, यानी कि उपसभापति तो होता है। सभापति कौन होता है? हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। तो इसका मतलब हमारा एक गलत हो जाता है। और दूसरा वाला देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्यों के मनोनीत सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य होते हैं उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है, बल्कि जबकि उपराष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 2 हो जाएगा। राष्ट्रपति में क्या होता है, मतलब कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। और उसके साथ ही साथ क्या, मतलब कि पांडिचेरी और
दिल्ली और पांडिचेरी के भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। परंतु वहीं राष्ट्रपति का जब मतलब कि एक तरीके से कहते हैं महाभियोग होता है, तो उसमें क्या होता है, केवल निर्वाचित सदस्य ही मतलब कि निर्वाचित और मनोनीत राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, उसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। वहीं जो हमारा आता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें क्या दोनों सदनों के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं, दोनों भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पूछा कि रचना कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री तो होता ही है, इसका मतलब प्रधानमंत्री तो होगा। अध्यक्ष वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि वित्त आयोग का अपना अपना कार्य होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद का अपना कार्य है, तो उसका अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास में क्या करेगा? तो इस प्रकार से दो हमारा गलत होता है और राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 1, 3, 4। संघीय मंत्रिमंडलों के मंत्रीगण होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय कौन सी मैंने बताई थी? लोक लेखा मैंने बताया था 22, 15, 7। प्राकलन में कितने होते हैं? 30 होते हैं, और वो भी सारे के सारे कहाँ के होते हैं? हमारे लोकसभा के होते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। इसमें क्या है, लगभग इसमें भी 22 के आसपास में होते हैं, इसमें 15 के आसपास में होते हैं। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, बाकी लोकसभा में 22 होते हैं, मुझे कन्फर्म याद है अभी, और बाकी इन दोनों के मैं अभी भूल रहा हूँ। और प्राकलन में 30 होते हैं, जो कि सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। और जो हमारी कौन सी हुई लोक लेखा में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के होते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा है अनुसूची दल बदल विरोधी उपबंध करती है? तो आप जानते हैं कि दल बदल के लिए कौन सा है? 10वां जो हमारा अनुसूची है, 10वीं अनुसूची 1985 में आई थी, जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आई थी। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा बता दिया कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जो है दल बदल के लिए एक अनुसूची आई थी, 10वीं अनुसूची। इसमें कहा गया था कि जो दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में बात की गई थी। अगला था भारत के ये शायद मैंने फिर से क्या, एक मिनट मैंने रिपीट कर दिया शायद, क्या बोला है, 51वां 52वां, एक मिनट जो कि देख लेता हूँ मैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पे है? यानी कि यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत में है, भारत के संविधान में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि है, इसके बारे में उल्लेख कहाँ पे किया गया? तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है, उसके बारे में उल्लेख कहाँ पे किया गया? एक आर्टिकल हमारा है, अगर आपने पढ़ा होगा 51A, जो कि मैंने अभी लिखा था। 51A जो है एक आर्टिकल है, वो हमारा किस में आता है? वो हमारा आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि की बात कही गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना आयोग के संबंध में सही है? योजना आयोग नहीं बोला गया, योजना के बारे में पूछा गया है। योजना आयोग अलग हो जाता है, जो कि नीति आयोग बाद में बना है, और यहाँ पे पूछा गया योजना के बारे में कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना से संबंध है, यानी कि योजना से संबंधित इनमें से कौन से मंत्रालय या फिर आयोग या फिर जो समितियां हैं वो संबंधित हैं? सही उत्तर का चयन करना है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग तो होगा ही होगा, होगा या नहीं होगा ये आपको देखना पड़ेगा अभी। क्या वित्त आयोग हमारे जो योजनाओं से संबंधित है क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या? संघीय क्या कहते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय है क्या? शहरी संसदीय शहरी विकास मंत्रालय या फिर संसद? तो इसमें संसद तो है, तो इसके बाद में क्या मैं आपको बोला था वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? सुझाव देना होता है, ना कि योजनाओं से संबंधित बनाना। यानी कि एक हमारा गलत होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? एक गलत होता ही हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। और उसके बाद में हमारा जो कहते हैं कि दूसरा और पाँचवा, तो जो यूपीएससी था उसने ऑफिशियल आंसर की के तहत दूसरा और पाँचवा इसका आंसर दिया है। तो वही मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूँगा, दूसरा और पाँचवा यानी कि संसद और राज्य विकास परिषद। संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें संबंधित नहीं बोला है, संघीय शहरी विकास मंत्रालय भी इसमें नहीं बताया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संवैधानिक सरकार क्या है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, संवैधानिक सरकार क्या है, या फिर इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं कि संवैधानिक सरकार क्या है, या फिर कभी कभी पूछ लेते हैं संविधानवाद क्या है और संविधान क्या है। तो अगर आपको पता है तो आराम से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। संवैधानिक सरकार क्या होती है? जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।
तो क्या कभी संवैधानिक सरकार कभी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाएगी क्या? तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाली कोई भी सरकार संवैधानिक सरकार नहीं होगी। तो यानी कि एक हमारा गलत हो जाता है और हमें सही बताना है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कार्य करे और राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाती है, तो बिल्कुल सही बात है। तो संवैधानिक सरकार क्या हो गई, हमारा दूसरा विकल्प सही हो गया। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, पर अगर मैं उन सारे के सारे पॉइंट के डिस्कस करूंगा तो यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा ही खिंच जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो चुका है, यानी कि 12 बजने वाला है। 12 बज ही गया है, 2 मिनट कम है और हमें लगभग अभी कितने 77 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा स्पीड लेके ही चलना पड़ेगा। और क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे संवैधानिक सरकार बताना था, मतलब कि बताना चाह रहा था मैं। और सरकार क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं, या फिर जो भी हमारा मतलब कि होता है राज्य क्या होता है इसके बारे में भी बात कर सकते थे कि राज्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग बताइएगा तो आगे कभी का बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? मंत्रिमंडलीय जो सचिवालय होता है उसका कार्य क्या है? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। तो मंत्रिमंडल जो होता है उसकी बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना होता है, बिल्कुल सही बात है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता करना भी सही होता है। वित्त का आवंटन सचिवालय का काम नहीं होता, वो अलग मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है, तो यानी कि 1 और 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? यानी कि कोई राज्य का राज्यपाल होता है उसके पास कौन सी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अध्यारोपित करने के लिए रिपोर्ट करना, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि भेजने के लिए जो हो सकता है। मंत्रियों की नियुक्ति करना, शायद इसमें कुछ कट गया है तो आप लोग इस तरह देख लीजिएगा। तो मंत्रियों की नियुक्ति करना ये भी कहीं ना कहीं उसका विवेकाधीन, मंत्रियों की नियुक्ति करना उसका विवेकाधीन तो नहीं होता है वैसा। और यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा केवल अभी। राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कर्तव्य विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित करना, यानी कि तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना, तो जी हमारा नहीं होना चाहिए। तो अभी तो हमारा क्या है 1 और 3 हम मान के चलते हैं, बाकी आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा क्योंकि इसका कुछ आंसर जो है कट गया है। अगला आता है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। हमारे संविधान में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, बस ये हमारी परंपराओं में चल रहा है और इसी प्रकार से होता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, लोकसभा में ही आता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्या आता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक क्या लिखा है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में युक्त कार्य का आवंटन के लिए नियम बनाएगा, तो सही है, यानी कि राष्ट्रपति क्या करता है, ऐसे नियम बना सकता है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो भी मतलब कि भारत में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं कार्यपालिका शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के नाम पे होती है, ना कि प्रधानमंत्री के नाम पे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल एक सही हो जाएगा। अगला है केंद्र एवं राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कभी विवाद हो जाता है तो उसके संदर्भ में जो भी निर्णय आएगा उसका भारत में जो उच्चतम न्यायालय है वो किसके अंतर्गत आती है? क्या परामर्शी अधिकार होता है? तो परामर्श नहीं होता। अपीली होता है क्या? अपीली भी नहीं होता। जो होता है हमारा मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसके अंतर्गत होता है आर्टिकल 131 जो कि होता है वो होता है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र एवं राज्यों के बीच में अगर विवाद हो या फिर दो राज्यों के बीच में विवाद हो या फिर केंद्र अथवा दो राज्यों के बीच में हो, यानी कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए मूल अधिकारिता आर्टिकल 131 होता है। अगला था हमारा वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 14वें वित्त आयोग के बारे में पूछा गया है, तभी तो क्या 16वां वित्त आयोग भी आ चुका है लगभग। फिर भी इसको एक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, बाकी इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। इसने केंद्रीय विभाजन पूल में राज्य की हिस्सेदारी 32 से बढ़ा के 42 की थी, बिल्कुल सही किया था। और इसने किस विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े हुए अनुदानों के संबंध में सिफारिश की थी, तो ऐसा नहीं किया था, केवल एक सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने के लिए शक्ति किसमें निहित है? तो उच्चतम न्यायालय की संख्या की वृद्धि हो या फिर कमी हो, दोनों संसद ही करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, संसद हो जाएगा।
ऐसे आप विधि आयोग तो काट ही सकते थे। न्यायमूर्ति मतलब कि न्यायालय इसमें क्या करेगा? और राष्ट्रपति भी की कोई मतलब कि विवेक की शक्ति इतनी नहीं है भारत में, तो संसद ही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आप जानते हो 36 से 12 से 36 में नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 3 में क्या बोला मैंने? भाग 4 में। तो 3 नहीं होगा, भाग 4 में होगा। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, क्योंकि एक हमारा क्या है? एक हमारा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, 2 क्या हमारा नागरिकता है, 3 क्या हमारा मूल अधिकार है, 4 क्या हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 5 क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो इस प्रकार से मतलब कि ये सारे भाग हैं। और हमने क्या बात की है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये तत्व देश की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इससे पहले भी मैंने आपको जस्ट बताया था कि ये क्या है, देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं या फिर व्याख्या करते हैं। देख रहे होंगे आप लोगों ने अभी क्या केवल 30 क्वेश्चन ही सॉल्व किए और आपको क्वेश्चन रिपीट मिलने लगा। और अगर आप फाइनली एग्जाम में देखेंगे तो आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसके लिए आर्टिकल है 37, सही है। और ये हमारा क्या है? 38 है इसमें। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1 और 2 दोनों सही है। अगला आता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को कौन परिभाषित करता है? न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण। तो विधायिका और न्यायपालिका के शक्ति पृथक्करण नहीं होता हमारा। इसके लिए आर्टिकल होता है, कोई नहीं है अभी, वो हमारा कार्यपालिका और विधायिका के प्रति है, ना कि न्यायपालिका। केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। तो केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता से संबंधित जो हमारा जो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 था वो आया था। इसने क्या कहा था? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को खत्म करके राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को लाया था। क्या कहते हैं? प्रांतों में। तो हमारा बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने स्थान ले लिया? अभी देखो ना, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था और जो क्वेश्चन भी बन गया। तो नीति आयोग ने किसका स्थान लिया था? योजना आयोग का स्थान लिया था 2015 में। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था 108, और देख रहे हो ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट है। अब देख रहे हो कितने क्वेश्चन रिपीट आएगा आपको मिलने लगे। जस्ट आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको 3 क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट मिल गए। कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसके लिए इसके द्वारा पारित किया जाना होगा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। यानी कि अगर कोई भी विधेयक जो है संयुक्त बैठक को जाता है तो वहाँ पे होगा साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, वो भी लोकसभा की नियमों के द्वारा, और लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अगला आता हमारा क्या भारत क्या बोला इसमें? निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है क्या? तो भारतीय संघ जो है उसकी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में नहीं होती है, राष्ट्रपति में होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये भी हमारा गलत होता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1 और 2 दोनों नहीं है। भारतीय क्या बोला? भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए हैं? तो हम लोग जानते हैं कि 5वीं और 6ठी अनुसूची हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। तो अनुसूचित जाति एवं जातियों के हितों के संरक्षण के लिए, यानी कि ए हमारा पहले ही सही हो जाएगा। 5वां हमारा क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़ करके अन्य जो जनजातीय राज्य हैं उनके लिए। और जो छठी क्या हमारी? छठी हमारी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए है। छठी में 4 राज्य आते हैं। अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें क्या पूछा गया है? संघ की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो क्या राजस्व विभाग कोई बजट तैयार करता है क्या हमारा? तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि राजस्व विभाग नहीं होता हमारा। भारत की संसद के प्राधिकार यानी कि ऑथराइजेशन के बिना कोई भी धन विधेयक संचित निधि से, कोई भी धन जो है संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो भारत की संसद होती है उसके प्राधिकार के बिना कोई भी धन जो है संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। तो 2 हमारा सही हो जाता है। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी क्या लिखा है? संवितरणीय यानी कि डिसबर्समेंट्स के लिए भी भारत की संसद का प्राधिकार की आवश्यकता होती है। तो यानी कि जो हमारा लोक लेखा होती है उसमें क्या
संसद के प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि हमारा तीसरा गलत हो जाता है और 2 सही है, यानी कि 2 हमारा सही है और 1 भी हमारा गलत था। तो केवल 2 विकल्प हमारा सही होगा कि संसद से संचित निधि से पैसा निकालने के लिए हमें मतलब की परमिशन लेनी पड़ती है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन किसे कहा गया है? तो भारत का कस्टोडियन कौन होता है हमारा? क्या राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सचिवालय, उच्चतम न्यायालय? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, वही हमारा क्या होता है? कस्टोडियन नियुक्त किया गया है संविधान के, जो हमारा भारत का संविधान है उसका अभिरक्षक नियुक्त किया गया है। भारत में निम्नलिखित में क्या है? भारत में कौन सा सही है? किसी राज्य की विधान परिषद के आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। यानी कि बोला है कि आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, यानी कि कोई राज्य है उसकी जो विधान परिषद है क्या विधानसभा से आधे से अधिक हो सकती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। कितना वाला की होना चाहिए? 1/3 के आसपास होना चाहिए। तो एक हमारा गलत हो गया। किसी राज्य के राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्दिष्ट कर सकता है। तो राष्ट्रपति नहीं कर मतलब कि राज्यपाल नहीं करता। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। सभापति कौन होता है? इधर क्या हमारा राज्यपाल नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राज्यपाल सेम टू सेम वही होता है जैसे कि राष्ट्रपति होता है, तो सभापति अलग हो जाता है हमारा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर पे आपको चयन करना है कि 1, 2, 3 में से कौन सा सही होगा। विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेहिता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो इसमें भी शायद ऊपर का कट गया है, मेन चीज़ पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन आया था कि जो हमारा पंचायती राज है, मैं आपको बता देता हूँ, पंचायती राज जो है हमारा वो उसका मतलब कि मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यानी कि विकास में जन भागीदारी इसका मुख्य उद्देश्य है, राजनीतिक जवाबदेहिता नहीं था और लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण था। तो यानी कि हमारा 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला आता है हमारा 2016 पे। आप लोग देख रहे हो हम लोग कहाँ पहुँच चुका है? 2016 पे पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ किया था? 2013 से स्टार्ट किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसकी सत्रावसान पर व्यापक हो जाता है। तो लोकसभा में कोई लंबित विधेयक है, अगर वो सत्रावसान हो जाता है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापक हो जाता है। तो आप जानते हो यहाँ पे लिखा है सत्रावसान। तो सत्रावसान पे नहीं होता, कब होता है? विघटन पे होता है। तो इसका मतलब हमारा एक गलत हो जाता है। सत्रावसान का मतलब होता है केवल सत्र समाप्त होना, ना कि उसका मतलब कि विघटन होना। तो सत्रावसान पे नहीं समाप्त होता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक उसके लोकसभा में पारित नहीं हुआ है, लोकसभा विघटन होने पर विघटित नहीं होता है, तो विभक्त नहीं होता। क्योंकि अगर राज्यसभा में है और लोकसभा में आया ही नहीं तो लोकसभा से मतलब ही नहीं है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 2। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य के आदर्श किसमें प्रतिष्ठित हैं? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कल्याणकारी राज्य या फिर जो कि हमारे मतलब कि कहते हैं कि आदर्श किसमें है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। तो देख रहे हैं जो क्वेश्चन हमारा अभी तीसरी बार में रिपीट हुआ है। विचार करना है फिर से कौन सा सही है। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य का राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मुख्य सचिव को राज्यपाल नहीं नियुक्त करता है, गलत हो जाता है हमारा। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, तो इनका मुख्य सचिव का कार्यकाल भी निश्चित नहीं है। राइट आंसर 1 और 2 दोनों नहीं। फिर से पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल 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 सिविल मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, आपराधिक मामलों की नहीं। यानी कि ग्राम न्यायालयों के बारे में आपको बताना था, जो कि हमारी विलेज कोर्ट होते हैं एक तरीके से। तो हमारा क्या होता है? सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की कर सकता है ये, यानी कि इसका मतलब एक गलत है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियताओं को मध्यस्थता सलाहकार के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यानी कि इसका 2 आंसर हो जाएगा। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है, क्या सही होगा। गैर सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जो संसद के ऐसे राज्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। यानी कि गैर सरकारी जो विधेयक होते हैं वो संसद के ऐसे सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो निर्वाचित नहीं है किंतु राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो गलत हो जाता है हमारा। गैर सरकारी विधेयक का मतलब होता है कि ऐसे विधेयक जो मंत्री नहीं है वो प्रस्तुत कर रहा है, तो उसे कहेंगे गैर सरकारी विधेयक। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मंत्री नहीं है अगर वो विधेयक प्रस्तुत करता है, चाहे वो सत्तारूढ़ी पार्टी का हो या फिर सत्तारूढ़ी के विपक्ष की पार्टी का हो, उसे हम गैर सरकारी विधेयक ही कहते हैं। हाल ही में संसद में इतिहास में पहली बार हुआ था, 3 बार हो चुका है ऑलरेडी।
एक और दो दोनों गलत है। राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य की सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। यानी कि राष्ट्रीय हित में अगर संसद जो होती है राज्य सूची पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी और अब आप लोग देख लूँगा कि क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। 252 253 के बारे में हम लोगों ने बात की थी कुछ ऐसा ही, परंतु इसमें दूसरी बात हो रही है। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यों के साधारण बहुमत से, तो कोई राष्ट्रीय हित का कोई महत्व का अगर कोई अगर है और वो अगर उस पर राज्य सूची का कोई विषय है उससे संसद को अगर अध्यारोपित किया जा रहा है तो उसके लिए लोकसभा की नहीं राज्यसभा की आवश्यकता होती है, और वो भी विशेष बहुमत से। लोकसभा की नहीं, राज्यसभा द्वारा अपने संपूर्ण सदस्यों के साधारण बहुमत से नहीं, राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों के संपूर्ण नहीं, क्या कम से कम 2/3। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका डी हो जाएगा। राज्यसभा अपने कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देती है तो कोई भी सदन मतलब कि कोई भी कार्य हो जो राज्यसभा राज्य सूची का हो उस पर संसद कानून बना सकती है। और आप लोग देख लीजिएगा जो भी वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, जो अपना फाइनल एग्जाम में देने जाएंगे उनको इस चीज़ का तुरंत लाभ मतलब कि जो भी बेनिफिट होगा वो दिखेगा कि उसने क्वेश्चन अगर जो सॉल्व किया तो सीधे सीधे उसको एग्जाम में डायरेक्ट मतलब कि एज इट इज़ आपको क्वेश्चन मिलेगा। और इस बात की तो गारंटी आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो है इसमें से मिलने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का एक तरीका ही होता है यूपीएससी का, और वो क्वेश्चन की थीम रिपीट होती रहती है। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आगे क्या है, समाज में समानता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या है, विशेषाधिकारों का अभाव हो। यानी कि समाज में समानता कब आएगी, समाज में समानता तभी तो आ पाएगी जब विशेषाधिकार ना हो, यानी कि किसी के पास कोई विशेष अधिकार ना हो। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ई हो जाएगा। अवरोधों का अभाव हो, प्रतिस्पर्धा का अभाव हो, विचारों का अभाव हो। देख रहे हो कि यूपीएससी ने कितने मतलब कि छोटे छोटे आंसर बना करके इतना भयंकर रूप से कन्फ्यूज कर दिया कि एग्जाम हॉल में पूरे के पूरे तोते उड़ जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो समाज में समानता का मतलब है विशेषाधिकारों का अभाव, जो कि हमारे आर्टिकल 18 में भी कहा गया है। सीधे सीधे हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो 18 है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कम से कम 3 से 4 बार क्या बोले, मैं आपको 10 से 12 बार पूछा गया होगा। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा जोड़ा गया है? स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि आर्टिकल 37 37 नहीं 39 है। तो आर्टिकल 39 है, और यानी कि जे वाला हमारा नहीं आता है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता जो था हमारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था, जो कि 43A है। अगला आता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं क्या? अभी देख रहे हो इन क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने कहीं भी पढ़ लें, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को मतलब कि कितना भी आपने लक्ष्मीकांत रटा हो कुछ भी किया हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे सॉल्व नहीं होने वाला। तो यही होता है पीवाईक्यू को लगाने का तरीका और पीवाईक्यू को लगाने का फ़ायदा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं क्या? तो सीधी सीधी बात समझ में आ रही, उल्टा बोल दिया। अधिकार बे विशेषाधिकार, जस्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा कि विशेषाधिकार भारत में अलाउ नहीं है, तो आप सीधे सीधे काट सकते हैं। किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध, अधिकार क्या है? राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, तो बिल्कुल सही है। और ऐसा ही हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन पढ़ा था ऑलरेडी, इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, बस उसमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग थी। अगर आप लोगों ने वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हाँ हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। आगे विशेषाधिकार फिर से आ गया, तो आगे पढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह है कि की जा सकती है कि एक प्रयोग है। क्या प्रयोग है? इसको भी हम लोगों ने अभी जस्ट पहले ही सॉल्व किया था स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। संघवाद की क्या व्याख्या करती है? गलत है। लोकतांत्रिक के विकेंद्रीकरण की बात करता है कौन हमारा? स्थानीय स्वशासन, आर्टिकल 73 एंड 74, पंचायतों के लिए, नगर निगमों के लिए। यहाँ पे कितने हैं? पंचायतों के पास 29 विषय हैं, नगर निगमों के पास 18 विषय हैं। इतना बहुत है अभी क्योंकि हम लोग स्पीड में थोड़ा बढ़ते हैं आगे। कौन करता हमारा? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करता। क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अभी देख रहे हो कितना रिपीट होगा, आप समझ रहे होंगे कि अभी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व किए हैं और आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको रिपीट मिल चुके होंगे। तो अगर आप लोग फाइनली एग्जाम में जाते हैं, इसको एक बार पढ़ के ही जाते हैं, तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन आराम से मिलने वाले हैं। के संदर्भ में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध करता है क्या? हम लोगों ने ऑलरेडी अभी पढ़ा था, आर्टिकल हमारा जो 37 है वो कहता है कोई भी निर्बंधन नहीं होगा। उसमें हमारा जो क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हुई थी, हम लोगों ने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन जो था, वाले कि 3 से 4 पीछे क्वेश्चन जाइए, तो इसी पर हम लोगों ने बात की थी। तो निर्बंधन तो नहीं करता है जो कोई कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन, तो ये भी हमारा गलत है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, ना तो एक ना ही दो। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, बस इसका क्वेश्चन को उसने क्वेश्चन को पूछने का फ्रेमिंग चेंज कर दिया है। अगला आता है हमारा, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा है भारत की संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है? तो उद्देशिका में हमारा क्या नहीं है? उद्देशिका में सीधे सीधे कहता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गण राज्य तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। तो मैंने आपको पूरा बता दिया। इसमें क्या था, विचार की भी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, विश्वास की भी स्वतंत्रता है, परंतु कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं हुई है। तो सीधे सीधे हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विषय सही है? इस बार तो बात आई है मूल कर्तव्यों के बारे में। रेयरली मतलब कि बहुत ही रेयर है, रेयर केस होता है कि मूल कर्तव्यों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे ही पूछता है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तन करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। यानी कि इनको प्रवर्तित करने के लिए ऐसी कोई मतलब कि विधि की प्रक्रिया नहीं है कि उसको आपको करवाना, मतलब कि आपके कर्तव्य जो है कोई मतलब कि ज़बरदस्ती नहीं की गई है। सीधी सी बात है कि मतलब कि कानून के द्वारा मतलब कि कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही करना है, बस आपके लिए मतलब कि एक तरीके से विवेकाधीन है। वे विधेयक कृत्यों के साथ परस्पर संबंध है, कर्तव्यों के साथ नहीं है। ये विधि के कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंध है, ऐसा नहीं है। मतलब कि एक तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता आपके पास है, आपको मूल कर्तव्य को करना चाहिए, मतलब कि आपको करना चाहिए। बाकी आपके पास कोई मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको जुर्माना देना पड़ जाएगा अगर आपने नहीं किया तो। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका का सन्निहित नहीं करता? आर्थिक लोकतंत्र अभी रिपीट हो गया, हम लोगों ने अभी सॉल्व किया जस्ट। अब ये क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया, इसका मतलब आपका पॉलिटी बहुत बेहतरीन है। चलिए देखते हैं कि अगर, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया, इसका मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है आपका। तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है। अब आप जाइए पढ़ लीजिए, कोई भी लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, डी बसु पढ़ लीजिए, आप इसका आंसर निकाल के देखिएगा। आपको इट इज़ नहीं मिलने वाला, बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से आंसर तक पहुँच जाएंगे। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है किसको, साधारण पुरुष और महिलाओं को की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालिका के नेतृत्व की शक्ति बनाने वाली पद्धति को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के समूह के एक समूह को। अभी देख रहे हो कि चार के चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद दिमाग पूरा चकरा जाएगा अगर आपने सही नहीं पढ़ा। तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्या करता है, साधारण पुरुष और महिलाओं को बुद्धि और चरित्र को क्या बनाता है, क्रियाशील बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। एक मिनट में पेन को फिर से चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा हेल्प रहे। तो चलिए मैंने पेन चेंज कर दिया अभी। तो अगला क्वेश्चन आता हमारा, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच संबंध है? अभी देख रहे अधिकार और कर्तव्यों के बीच में संबंध पूछा गया। अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध, यानी कि अगर आप किसी के, अगर आप अपने अधिकार मतलब कि आप अगर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरों के अधिकार भी मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपने किसी का अधिकार को छीना तो आपने अपना कर्तव्य नहीं किया, अगर आपने अपना कर्तव्य नहीं किया तो दूसरों का अधिकार छीन लिया। इसको उदाहरण के रूप में अगर समझना चाहें, जैसे कि आपका बच्चे हैं और आप अगर उनको पढ़ाने नहीं भेजते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य है कि आपने कर्तव्य नहीं किया। तो अगर आपने अपना कर्तव्य नहीं किया तो उनको पढ़ाई नहीं मिली, तो उनका अधिकार जो है छिन गया। तो ये सीधी सी बात हो गई कि अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, परस्पर सहसंबंध होते हैं। अगर सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करने लगे तो किसी के भी अधिकार छीने ही नहीं जाएंगे। तो सीधी सी बात हमारे
अधिकार कर्तव्यों से सहसंबंधित हैं। अधिकार व्यक्तिगत हैं और तथा समाज और कार्यकर्ता से स्वतंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। नागरिकों के व्यक्तिगत विकास के लिए अधिकार है, ना कि कर्तव्य है, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य है, ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो देख रहे होंगे सारे के सारे विकल्प बकवास हैं बिल्कुल, बाकी एक ही हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर है। संसद के स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि संसद का जो हमारा संसदीय स्वरूप है, इसका लाभ क्या है? अभी देख रहा हूँ संसदीय स्वरूप के बारे में क्वेश्चन बनाता है और कितना छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब कि अगर देखने में छोटा लग रहा है, पर वही बात कहते हैं कि देखने में छोटा लगे और घाव करे गंभीर। आंसर देने की कोशिश कीजिए इसका। संसदीय स्वरूप क्या है? कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। क्या कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये नीति के निरंतर प्रदान करते हैं, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। यानी कि संसदीय जो स्वरूप है, नीतियों की निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष है। क्या कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाता है। तो सबसे मुख्य रूप से इसका लाभ यही है कि जो संसद होता है वो कार्यपालिकाओं को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इसीलिए भारत में भी क्या है, संसदीय शासन को अपनाया गया उत्तरदायी सरकार के लिए। भारत के संविधान में निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो वैसे तो इसमें 4 विकल्प हैं, शायद 2 छूट गए हैं फिर से इसमें। तो जो भी अगर सीधे कभी क्वेश्चन आए, आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान के निर्माता का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो मत हमारा किसमें होगा? उद्देशिका में होगा। यानी कि संविधान का जो पहला भाग होता है, उसी में जो उद्देशिका है, मतलब कि पहला जो पृष्ठ होता है, उसमें ही हमारा मत होता है, जो कि मैंने आपको जस्ट पहले सुनाया था अभी। भारत की संसद किसके किनके द्वारा मंत्रिपरिषदों के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण करती है? यानी कि मंत्रिपरिषद होते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण कैसे करती है? जो भी हमारी मंत्रिपरिषद है, उनके ऊपर नियंत्रण कैसे करती है संसद? स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, बिल्कुल सही है। प्रश्नकाल के द्वारा, बिल्कुल सही है। अनुपूरक प्रस्ताव के द्वारा, बिल्कुल सही है। यानी कि स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न जो है, इन तीनों के द्वारा संसद जो होती है मंत्रिपरिषदों पर नियंत्रण कर सकती है। नियंत्रण का मतलब एक तरीके से उनको नियमन करना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है क्या? तो इस पे तो बहुत मुद्दा बनता है और लोग मतलब कि मीम्स भी बनाते हैं कि अगर इन लोगों को मतलब कि 50% नहीं है तो हम लोगों को मतलब कि पासिंग वाला एक तरीके से जो 12th में होता है कि मिनिमम कितना क्राइटेरिया है कि 30% पास होना चाहिए। तो इस पर मतलब कि आप जानते होंगे कोई ऐसा मतलब कि 50% अनिवार्य नहीं है। जो भी सबसे कम मतलब कि जो भी सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है वो मतलब कि क्या होता है, विजयी होता है। चाहे भले वो 25% ही लेके आया हो वोट, अगर उसने सबसे ज़्यादा लाया है तो वो जीत जाता है। तो एक हमारा गलत हो जाता है। भारत के संविधान में अधिकतम उपबंध के अनुसार, मतलब कि अधिकथित उपबंधों के अनुसार, लोकसभा में अध्यक्ष का बहुमत पाने वाले दल को जीता, मतलब कि दल को अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ कि भारत के संविधान में कथापित उपबंधों के अनुसार, अगर आपको ये लाइन कहीं पे मिल जाए तो आप वहाँ पे कान खड़े कर लीजिएगा अपने। ये इस तरीके का यूपीएससी का बनाने का तरीका है कि वो क्या करेगी, कर देगी संविधान के उपबंधों के अधीन ऐसा होता है, अब संविधान के अनुसार ऐसा होता है, तो आप 99% चांस होता है कि वहाँ पे वो गलत है। और ये भी हमारा यहाँ पर भी गलती है कि संविधान में ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है कि लोकसभा में अध्यक्ष का जो मतलब कि जो अध्यक्ष का पद है बहुमत वाले दल का होगा और जो उपाध्यक्ष का पद है वो विपक्षी दल का हो। ऐसा हमारे संविधान में कहीं नहीं है, परंतु क्या होता है हमारा कहीं न कहीं ये नियम और परंपराओं में अभी भी चल रहा है कि जो अध्यक्ष होता है वो सत्तारूढ़ का होता है और जो उपाध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का कभी-कभी होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चलिए। और इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1 मिनट, निर्वाचन आयोग नहीं हमारा, जो हमारा वित्त आयोग होता है वो 5 सदस्यीय निकाय है। निर्वाचन आयोग क्या हमारा 3 सदस्यीय, 1 अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो यानी कि 1 हमारा गलत हो जाता है। 1 गलत हो जाता है, अभी भी हमारे पास टाइम है बहुत है, मतलब कि काफ़ी क्वेश्चन अभी भी बाकी है। संघ का गृह मंत्री आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तैयार करता है, तो गृह मंत्री ऐसा कुछ नहीं करता।
दूसरा भी गलत होता है, ये आंसर हो गया हमारा, केवल 3 विकल्प सही होगा। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन, विलय और संबंधित विवाद का निपटान करता है। भारत में मताधिकार का निर्वाचित होने का अधिकार है, कौन सा है? तो मतलब कि मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार, यानी कि संविधान में इसका व्याख्या की गई है अनुच्छेदों के द्वारा, ना कि और अन्य किसी तरीके से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है विधि और कार्यपालिका आदेशों के संवैधानिकता के विषय में व्याख्या करने पर न्यायपालिका का अधिकार, यानी कि कोई भी विधि है और कार्यपालिका के आदेश उनकी संवैधानिकता की व्याख्या करना। संवैधानिकता का मतलब होता है संविधान के नियमों के अनुसार। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक ही सही हो जाएगा। पुनरीक्षण का मतलब यही होता है। तो आगे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, फिर आगे चलिए कर लेते हैं, ताकि आप लोग क्या पढ़ लीजिएगा। और जो मेन हमारा एग्जाम हाल हो उसमें भी क्या आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर को टिक कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है हमारा पहला ही आपको सही लग गया, परंतु बाद में होता है हमारा ये चौथा होता है वो उससे ज़्यादा सही निकल जाता है, तो फिर वो सही हो जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के संदर्भ में कौन सा सही है परिणाम आवश्यक नहीं है? यानी कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होगी तो उनमें से कौन सा परिणाम नहीं होगा? राज्य विधानसभा का विघटन, तो विघटन नहीं होता हमारा, क्या होता है? केवल निलंबन होता है, तो यानी कि एक नहीं होगा। तो कौन सा आवश्यक नहीं है? तो इसका मतलब ये भी आवश्यक नहीं है कि विघटन हो जाए, केवल निलंबन हो जाएगा। राज्य विधान परिषदों को हटाया जाना, तो मंत्री परिषद भी हटाए नहीं जाते हैं, केवल मंत्री परिषद क्या होते हैं मतलब कि अपना कार्यभार हट जाता है एक तरीके से, मतलब कि कार्यभार से हट जाते हैं, बाकी उनका पूरे की पूरी तरीके से निलंबन नहीं होता। स्थानीय निकायों का विघटन, तो ये हमारा तीसरा भी नहीं होता, इसका मतलब हमारा 1 और 3 भी नहीं होगा। और मंत्रियों को भी कहीं न कहीं हटाया तो नहीं जाता है, परंतु इसको आप नहीं के मान नहीं बल्कि नहीं मान सकते। तो 1 और 3 के रूप में आप सही कर लीजिएगा कि 1 और 3 इसका सही होगा। 1 और 3। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध आर्टिकल हमारा क्या आता है? 23-24 आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित करता है? मानव देह व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी बेगारी निषेध, आर्टिकल 23 हमारा है, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता उन्मूलन जो हमारा 17 में आता है, और जो कि हमारा मतलब कि समता के अधिकार में आ जाता है, तो दूसरा वाला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा गलत होते ही हमारे पास आंसर आ गया कारखानों में खदानों में बच्चों का नियोजन को निषेध, आर्टिकल 24 है हमारा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1 और 4 हो जाएगा। अगला आता हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों की अभिव्यक्त करता है, यानी मंत्रिमंडल के स्वरूप की व्याख्या कर रहा है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम क्या बोला है? ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायी जटिल है, यानी कि उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। तो ये तो अभी कुछ मतलब कि खास नहीं, इसका मंत्रिमंडल का स्वरूप बताया गया। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों की व्याख्या नहीं हो गई। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, अब देख रहे हो पढ़ने में ही आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल सही लग रहा है कि सरकार जो है जनता के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक व्याख्या बल्कि एक क्रियाविधि, तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। सरकार की जनता के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कौन सा भारतीय संघ राज्य की पद्धति की विशेषता को नहीं है? देख रहे हो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि नहीं पूछा गया या फिर हाँ पूछा गया। इसमें मिस्टेक होती है तो बहुत मतलब कि एक तरीके से सिली मिस्टेक हो जाती है, और मतलब कि बाद में पछताना पड़ जाता है कि आता हुआ गलत हो गया। संघ राज्य पद्धति जो है भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है क्या? वो तो है ही, आप जानते होंगे। केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है क्या? तो ये भी जानते होंगे, है मतलब कि 100% है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असामान्य प्रतिनिधित्व है, तो ये भी बात हमारी बिल्कुल सही है। ये राज्यसभा है उसमें क्या असामान्य प्रतिनिधित्व है। यह संबंधित क्या लिखा? यह इसका मतलब राइट आंसर तो हमारा डी ही हो चुका है, पर इसको भी पढ़ लेते हैं। ये संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, यानी कि हमारे भारत में जो भी राज्य हैं वो सहमति का परिणाम नहीं है। आने का तो रास्ता है पर जाने का रास्ता नहीं है। मतलब कि भारत में कोई राज्य अगर शामिल होना चाहता है तो शामिल तो हो सकता है अपनी इच्छा से, पर अगर कहे मैं आज जा रहा हूँ तो जा नहीं सकता अपनी इच्छा से।
फिर से पूछा गया कौन से सही हैं। पहली लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। गलत है, हमारा पहला गलत हो जाता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, तो दूसरा हमारा सही हो जाता है। लोकसभा में सभी लोकसभा में यदि किसी दल का न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो इसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। तो इसमें कोई न्यूनतम संख्या नहीं बताई गई, बस ये बोला गया है कि अगर कोई 10% से नीचे आता है तो उसे क्या कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। यानी कि विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए मैं आपको 10% की न्यूनतम वैल्यू को छूना पड़ेगा, यानी कि 10% वोट आपको मतलब कि चाहिए ही चाहिए होंगे, 10% सीटें आपको चाहिए ही चाहिए होंगी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल एक, इसमें 75 नहीं है। अगला आता है, भारत की संसद किसी कानून के विषय को भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, तो डाल सकती है। और इसके बाद में क्या आता है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो पहले तो ऐसा था, परंतु अभी क्या है, बामन राव मामला था, उसमें कहा गया था कि एक तरीके से कि दो 1976 का मतलब 1973 का एक टाइम आया था, केशवानंद भारती, तो उसमें बताया गया था कि मतलब कि नहीं कर सकती थी, पर उसमें बाद में कहा गया था कि कर सकती है। तो एक तरीके से मतलब कि उसमें बाद में बात हुई थी कि क्या है, निर्णय का एक तरीके से न्यायालय जो है पुनरीक्षण कर सकता है। तो इसमें मैं अभी केस बोल रहा हूँ, बल्कि केशवानंद भारती में क्या था, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आया था, इसी के तहत मतलब कि पूरी की पूरी जो कहते हैं कि फंडामेंटल इसका क्लियर हुआ था। तो इसका मतलब कि हमारा दो गलत हो जाता है, केवल एक सही है, तो यानी कि ओनली एक विकल्प सही है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है, यानी कि व्याख्या बता रहा है और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। संसदीय समिति क्या करती है, इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम नियम उपनियम उपविधि आदि बनाने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त है, यह संसद द्वारा प्रयोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजित यानी कि डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित उपयोग हो रहा है। तो ये कौन करता है, ये सब करता है अधीनस्थ विधायन समिति जो होती है, ये सारे के सारे कार्य इसके हैं। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देख रहे हो सही नहीं पूछा गया है। किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा जब वह केवल किसी कर के अधिरोपण उन्मूलन माफी परिवर्तन या विनियमन से संबंधित हो। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या पूछा गया, सही नहीं। तो जहाँ परिभाषा याद कर लीजिएगा, यही सीधे सीधे अगले क्वेश्चन में यही आ सकती है। तो धन विधेयक क्या होता है देख लिया आपने। धन विधेयक में भारत में संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध भी होते हैं। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन की विनियोजन से संबंधित होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है, यानी कि आकस्मिकता निधि से नहीं होता, बल्कि गलत है हमारा। धन विधेयक भारत की सरकार के द्वारा धन की उधार लेने की कोई प्रतिभूति देने को विनिमय से संबंधित होती है, तो हमारा डी वाला भी सही है, इसका वाला हमें गलत पूछा गया था, केवल सी वाला ही गलत है। इसका कहने का मतलब अगर कोई भी भारत किसी विदेश से उधार लेता है तो उसकी मतलब की जिम्मेदारी संचित निधि पे आएगी। और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हम लोग पूरा कंप्लीट करके ही उठेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे बोलते हुए, तो थोड़ा सा गला हो सकता है बैठ गया हो, तो आप लोग उसका थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बाकी आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार करना है। प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य अन्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है क्या, तो बिल्कुल सही बात है, अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। इसका मैं तरीका बता देता वैसे, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, पूरा का पूरा मतलब कि डिटेल में मतलब कि डिस्कस करना पड़ेगा इसको। लोकसभा के सदस्यों के वोटों का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोटों का मूल्य से अधिक होता है, तो वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होगा कि अधिक ही होगा, केवल एक सही हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदत्त संसद द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं। और इससे पहले भी हम लोग 1935 के बारे में पढ़ा था, 1919 के बारे में भी पढ़ा था। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी, हमारी गवर्नर जनरल को दी गई थी। और उसके बाद में आता हमारा
विधि और स्वाधीनता के बीच में उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंबित करता है? यानी कि विधि और स्वाधीनता के बीच में उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंबित करता है? तो देख रहे हैं कि यूपीएससी मतलब कि बनाती है और कितना कॉन्सेप्चुअल बना देती है, कितना शॉर्ट में। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यदि विधि अधिक होगी तो स्वाधीनता कम होगी, यानी कि विधि ज़्यादा होगी तो स्वाधीनता कम होगी क्या? यदि विधि नहीं होगी तो स्वाधीनता नहीं होगी क्या? यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा। तो देख रहे हो कि तीन के तीनों मतलब कि चार के चारों विकल्प जो हैं इतने पास पास हैं, इतने क्लोज हैं कि आप इसका आंसर पहुंचना मतलब कि इतना टफ हो जाता है कि अगर आपको कतई क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब तक कि आप आंसर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें कहा गया है, अगर विधि नहीं है, यानी कि यूपीएससी का मैं ऑफिशियल आंसर की सही बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, इसका बी हो जाएगा। अगर विधि नहीं होगी तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है अगर कोई भी नियम नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, फिर सीधे सीधे जंगल राज चलेगा। तो यही बात कही है, अगर विधि नहीं है तो फिर नियम भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में दंडित कार्रवाई संस्थगित नहीं की जा सकती। सही बात है। ऐसा ही राष्ट्रपति के लिए भी है, ऐसा ही राजदूतों के लिए भी है। किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां उसके भत्ते पदावधि के दौरान कम भी नहीं होंगी, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए सेम है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356, जो कि आप जानते हैं कि संवैधानिक आपात होता है, के अधीन यथा उपस्थिति अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा, उस राज्य की संविधान सभा स्वतः भंग हो जाएगी। अभी जस्ट हम लोगों ने इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ा था और हम लोग देख रहे होंगे रिपीट हो गया हमारा सीधे सीधे, बस पूछने का तरीका बदल दिया है यूपीएससी ने, और क्वेश्चन देख रहे होंगे सेम टू सेम है। उसमें भी बात कही थी भंग हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। क्या होता है हमारा, स्वतः भंग नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाता है। उस राज्य की विधानसभा की शक्तियाँ संसद द्वारा उसके प्रदत्त प्राधिकार के अधीन प्रयोजित होंगी। तो उसकी सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाएंगी, संसद के पास आ जाएंगी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 19 निलंबित हो जाएगा, गलत है। 19 हमारा 358 के तहत होता है, ना कि 356 के तहत होता है। और 20 और 21 को छोड़ करके हमारे 358 के साथ 359 के तहत 20 और 21 को छोड़ करके सारे मूल अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है जब वह समझे। विधि की निम्नलिखित में से किसको विधि का शासन का प्रमुख लक्षण माना जाएगा? तो विधि के शासन का प्रमुख लक्षण किसे मानेगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार। तो किसे हम मानेंगे विधि का शासन? तो प्रमुख लक्षण क्या होगा? तो इसमें भी 1 2 3 करके देना था। तो विधि का शासन का मतलब होता है शक्तियों का परिसीमन। तो बिल्कुल सही बात है, शक्तियों का परिसीमन होना चाहिए। विधि के समक्ष समता, तो हमारा समता भी होना चाहिए। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, तो सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व होगा या जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व होगा? तो ये हमारा तीसरा वैसे इसमें डाउटफुल हो जाता है। 1 2 हमारा सही हो जाएगा। स्वतंत्र और नागरिक अधिकार, तो हमारा चौथा भी हो जाएगा। तो वैसे तो 1 2 और 4 होगा, बाकी आप लोग 3 को भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा मतलब कि डिस्कस कर दे क्लियर तो सही हो जाएगा। अगला आता है निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्त समुचित रूप से व्यवस्थित करता है? यानी कि जो हमारा निजता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? और इस क्वेश्चन को भी यूपीएससी ने लगभग 3 बार रिपीट किया है। अनुच्छेद 14 संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत अधिनियमित किया गया। गलत है हमारा। इसके लिए सीधे सीधे हमारा आर्टिकल 21 आता है, जो कि हमारा निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आर्टिकल 21 भाग 3 के अंतर्गत गारंटीगत स्वतंत्रता को हम कहते हैं निजता का अधिकार। इसी के तहत आता है हमारा अपने व्यक्ति के मतलब कि अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने का अधिकार, अपने पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, अपने पसंद के भोजन का अधिकार, ये सब क्या आता है हमारा आर्टिकल 21 में आता है। अगला आता है निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। तो 44वां नहीं था हमारा, 42वां था, और उसके बाद में 44वें में पुनः लाया गया था, तो ये हमारा गलत हो जाता है। भारतीय संविधान में 99वां संविधान को 99वें क्या कहते हैं
संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया था, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करता था। सही है, इसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग आ गया था, तो उसे न्यायालय ने बाद में निलंबित कर दिया था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची आई थी? 9वीं अनुसूची हमारे सबसे पहले 1951 में ही आ गई थी, तो यानी कि कौन है? जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है? इसको पेन को चेंज कर लेते हैं एक बार फिर से। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अभी हम लोग। निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कोई पदों के लाभ की मतलब कि क्या कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट है क्या? तो जो हमारा जो होता है संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 है, बिल्कुल सही बात कर रहा है इसके बारे में। उपरोक्त अधिनियम 5 बार संशोधित हुआ है, बिल्कुल सही है। लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित है। तो इस बात को भी आप लोग एक बार फिर से मतलब की गांठ बांध लीजिए। कहीं पे भी अगर लिखा हो संविधान में भली भांति परिभाषित है, तो 99% चांस होता है कि वो परिभाषित क्या है उसकी व्याख्या ही नहीं होगी, इसीलिए उसको बार बार मतलब कि कहीं ना कहीं उस पर जोर दे रहा है। तो यानी कि हमारा तीसरा गलत हो जाता है, और इसकी पहचान है तो आप इसका आराम से आंसर तक पहुंच जाते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का क्या कहते हैं अकृत या शून्य घोषित किया जा सकता है? तो कौन सी हमारी होती है? तो 5वां अनुसूची हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। देख रहा हूँ ये भी हमारा रिपीट आ गया। बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका तो बदलेगा ही, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन ही बनाता है पीसीएस की तरह, क्योंकि ये यूपीएससी है, कोई पीसीएस नहीं है। अगला आता हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? यानी कि भारत के संविधान की एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि सही से समझ में आ जाए। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंध अथवा उपबंध अनुच्छेद जो 142 है के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन के तहत कार्य नहीं कर सकते हैं। अब देख रहा हूँ 2 बार पढ़ने के बावजूद भी पूरी तरीके से भी क्लियर नहीं हुआ, फिर भी हमें मुझे क्या आर्टिकल 142 पता लग गया, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 142 जो हमारा आता है क्या आता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते समय की गई निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ऐसा नहीं है। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों को बाध्य नहीं है। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय होता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग जो होता है संसद के द्वारा नहीं करता, यानी कि संसद के द्वारा जो विधियाँ बनाई जाती हैं उसके तहत बाध्य नहीं है। तो यानी कि हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, जो हमारा क्या है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। किसी भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संशोधन सेम टू सेम राष्ट्रपति की तरह बात इसमें भी कही गई है, जो कि धन्यवाद प्रस्ताव होता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो वो उस समय क्या होता है लोकसभा के नियम का पालन करेगा। सीधी सी बात है, अगर बेटे के पास नियम नहीं है तो बाप के ही नियम का पालन करेगा या फिर बड़े भाई के नियम का पालन करेगा। फिर से आया हमारा वन अधिकार अधिनियम 1927, देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने 2006 मतलब कि 1906 का 2006 का जो था इसमें ही संशोधन करके 1927 में संशोधन किया गया था, उसे ही 2006 में चेंज किया गया था। तो देख रहे हैं कि ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है, और लोग कहते हैं कि यूपीएससी रिपीट नहीं करती है। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन रिपीट मिल रहा है हमें। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, वन में नहीं है, क्या है गैर वन वाले को होता है। तो इसमें संशोधन किया गया था कि जो गैर वन के बांस है उनको काट सकते थे। तो पहला तो हमारा गलत हो जाता है इस प्रकार से, यानी कि 50-50 पे आ चुके हम लोग। अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वन उत्पाद है, यानी कि बांस क्या हमारा गौण वनोपज है। इसी के तहत कहा गया था कि बांस क्या हमारा है एक वृक्ष ही ना होकर के एक तरीके से घास है, 1927 में कहा गया था। तो इस प्रकार से हमारा 2 भी सही होता है, 3 भी अपने आप सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिकार अधिनियम 2006 वनवासियों को गौण वनोपजों को स्वामित्व का अनुमति देता है।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने का अधिकार देता है? सभी को पता होना चाहिए, अनुच्छेद 21। हम लोगों ने बात भी कर ली थी। निम्नलिखित में से किस एक का सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए? यानी कि किसने कहा था कि राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए? इसे ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं, तटस्थ होना चाहिए, तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, यानी कि वो राजनीति से ना हो, राज्य का बाहर का हो, और उत्कृष्ट व्यक्ति यानी कि एक तरीके से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जो ज्ञान और मतलब की प्रतिभा का धनी हो और किसी भी राजनीति में भाग ना लिया हो। तो ये हमारा सरकरिया आयोग था 1983 में, उसने कहा था। तो ये तो पूरा की पूरा फैक्ट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो आपको बस पता होना चाहिए था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करना है सही है? किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करना है कि किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। तो उच्च न्यायालय ही अधिकारिता है, यानी कि उच्च न्यायालय के पास भी है और उच्चतम न्यायालय के पास भी है। गलत हो जाता। संविधान किसी भी संशोधन पर भारत का उच्चतम न्यायालय पर प्रश्न उठा सकता, तो प्रश्न भी उठा सकता है, यहाँ तक कि उसे रद्द भी कर सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। राज्य क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? यानी कि आप जो है स्वतंत्रता को सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या किससे मानेंगे? और 4 व्याख्याएं दी गई स्वतंत्रता की। अभी देख रहा हूँ स्वतंत्रता की व्याख्या पूछ ली यूपीएससी ने। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण था क्या हमारा? जिस स्वतंत्रता होगी क्या हमारी? ये तो एक तरीके से जीवन यापन हो जाएगा। नियंत्रण का अभाव, तो नियंत्रण का अभाव भी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। इच्छा अनुसार कुछ भी करना का, इच्छा अनुसार कुछ भी करेंगे तो उसे हम स्वतंत्र कहेंगे क्या? तो ये भी गलत हो जाता है। स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर, तो ये कहीं ना कहीं मतलब कि एक आदर्शवादी और बेस्ट है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना यानी कि एमपी लेड के बारे में बात की गई है, कौन सा सही है? एमपी लेड निधियाँ टिकाऊ परिसंपत्ति जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, इसी में होता है। अब यहाँ पे ही का यूज़ हो गया, तो इसका मतलब ये मत कर दीजिएगा कि काट दीजिए आप उसको, तो ऐसा बिल्कुल सही है। प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थ के लिए जाता है, तो ये भी हमारा सही है। एमपी लेड की निधियाँ वार्षिक रूप से स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जाता, तो ये गलत हो जाता है, हमारा अग्रणित किया जा सकता है, यानी कि अगर आपने इस वर्ष नहीं खर्च कर पाया तो वो अगले वर्ष आपको ट्रांसफर हो जाएगा। 2 गलत है आंसर हमारा, 3 गलत है हमारा, 3 गलत है, 3 गलत है, 1 और 3, 1, 2, 4 सही है। क्रियान्वित हो रही सभी कार्य का अनुसार 10% जो होता है डीएम के द्वारा निरीक्षण करना अनिवार्य है। अभी अब देख रहा हूँ कि हम लोग 2013 से स्टार्ट किया, 2020 पे आ चुका हम लोग, और हम लोगों ने लगभग 91 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो हम लोग देख रहे होंगे इधर से 91 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट के लोग अभी क्या है, 9 क्वेश्चन बचे हैं। आप लोग अभी लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और आप लोग क्या करिएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किसके क्षेत्र में है? नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठित के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बात की थी। 312 हमारा है, 312 है जो कि राज्यसभा विशेष बहुमत से करता है, तो हमारा ये नहीं होगा। संविधान संशोधन के विषय में हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया था, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में। अब देख रहे होंगे रिपीट हो चुका हमारा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदों के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि विभेदों के विरुद्ध संरक्षण किसमें हमारा है? समता के अधिकार में। सीधे सीधे हमारा आर्टिकल क्या होता है? 17 बोला था मैंने, आपको बताया था, और इस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देख रहे हैं कि कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। परिभाषा से संवैधानिक सरकार क्या है? अभी देख रहे हैं संवैधानिक सरकार हम लोगों ने इससे पहले भी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब देख रहे हैं कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हमारे रिपीट हो चुके हैं, केवल 100 क्वेश्चन में ये। और आप जो फाइनल एग्जाम में देने जाएंगे तो कम से कम आपको 15 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने होंगे इसमें से। अगर पॉलिटी से अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 15 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे पॉलिटी से अगर कभी भी 15 आते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको इधर से ही मिलेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आपको थीम तो सेम मिलनी ही मिलनी है,
क्योंकि यूपीएससी ने पिछले 25 सालों में इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन बनाए हैं और बार-बार क्या क्वेश्चन कर रही है, थीम को रिपीट कर रही है, फैक्ट को रिपीट कर रही है, कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रही है। बस उसको देखने का नज़रिया नहीं मिल पा रहा आपको, तो आप समझ नहीं पा रहे। तो पहले अपने आप क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि संवैधानिक सरकार क्या होगी? विधानमंडल द्वारा सरकार, बहुमत वाली सरकार, लोकप्रिय सरकार, सीमित सरकार। तो सरकार क्या होती है? सीमित सरकार होती है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। अगला क्या था हमारा? न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण। ये भी देखो रिपीट क्वेश्चन है हमारा। किससे क्या कहते हैं? व्यादेशित होता है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। सीधे-सीधे हम लोगों ने बात की थी। जब हम लोगों ने बात आर्टिकल 51 के बारे में की थी। 51 ए के बारे में, 51 के बारे में। 51 ए तो हमारे कर्तव्यों के बारे में आ जाता है। तो 51 के बारे में जब हम लोगों ने बात की थी तो 50 के बारे में बात की थी। और क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। देख रहे होंगे क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात है। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों को क्या कहते हैं? प्रबंधित करता है। तो हमारा क्या होता है इसमें? मूल अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में कौन-कौन से जो हैं हमारे मतलब कि मानवाधिकारों के बारे में बात की है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। 3 के तीनों आ जाएँगे इसका राइट आंसर। संविधान कौन से भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है? अब देख रहे होंगे आप आराम से सोच रहे होंगे कि अभी हम लोगों ने जैसे 2 से 3 बार हम लोगों ने आज अभी 100 क्वेश्चन में ही देख लिया कि 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के कल्याणकारी के बारे में बात की है। मैंने उससे पहले भी बताया था कि एक आदर्शवादी विचारों की बात करता है। कथनों पर फिर से विचार करना है। भारत के संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक अधिकारों को लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। देख रहे हो मैंने आपको जस्ट बताया था कि संविधान परिभाषित करता है। ऐसा कहीं भी मिल जाए 90% चांस होता है, 99% चांस होता है कि गलत होता है। तो हमारे संविधान में ऐसा कोई भी परिभाषा नहीं बताई गई है। हालाँकि ये बात सारी सही है, परंतु हमारे संविधान में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा आदर्शों जिन्हें पर संविधान आधारित है की सुरक्षा का न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो हमारे संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऐसा करे। बस क्या होता है हमारा ऐसा ये बात दोनों सही है, परंतु ये संविधान में ऐसा कोई व्यवस्था व्याख्या नहीं की गई है। तो दोनों हमारे गलत हो जाते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था कि ऐसे ही मतलब कि एक ट्रिक होती है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के ही तुरंत पता लग जाएगा कि ये विकल्प गलत बनाया गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध चरित्र करता है? यानी कि नौकरशाही के बारे में पूछ लिया गया है। संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिरक्षण। तो संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिरक्षण ऐसा नहीं है। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिरक्षण, राजनीतिक स्थायित्व को बढ़ावा दे, आर्थिक वृद्धि को और सुलभ बनाने में अभिकरण कर, तो हो सकता है, पर अभी ये भी हमारा नहीं है। नौकरशाही क्या होती है? लोक नीति का क्रियान्वयन करने वाला अधिकरण होता है, अभिकरण होता है। तो नौकरशाही का मतलब होता है लोक नीति का क्रियान्वयन करना। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। संवैधानिक भारत के संविधान का उद्देश्य, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्या भाग नहीं है? विधिक प्रभाव भी नहीं है। भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है जैसे कि अन्य भाग। भाग है किंतु कोई अन्य भागों के तरह स्वतंत्र होकर के उसका विधिक प्रभाव नहीं है। तो देख रहे हैं चारों के चारों विकल्प बिल्कुल पास में पड़े, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। उसका मतलब कि भाग तो है पर कोई मतलब कि स्वतंत्र कानून की तरह काम नहीं करता है। अगला हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है आज का। संविधान के भाग 5 नहीं है क्या 4 है। संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे क्या? भाग 4 हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी कि आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है कि ये परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब हमारा एक गलत है। अगर आप समझ गए होंगे कि हम लोग डीपीएसपी यानी कि फंडामेंटल जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार हम लोगों को ऑलरेडी 100 क्वेश्चन में ही आ चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारा परिवर्तनीय नहीं है, तो यानी कि एक गलत हो जाता है। वे किसी के नाला द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, 2 सही है। सिद्धांतों के अनुसार कानून बनाने का प्रभावित करेंगे, प्रभावित तो करेंगे ही। 2 और 3। तो आज का हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था और हम लोग कहाँ पे आ चुका है।
चलिए देखते हैं क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसी स्थानों पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र का आहूत कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। आहूत करने का उसके पास अधिकार है, कहीं पे भी करा सकता है। संविधान में एक वर्ष में संसद के 3 सत्र का प्रावधान करता है, किंतु 3 सत्र का चला जाना अनिवार्य नहीं है। अब देख रहे हो संसद प्रावधान करता है, सरकार प्रावधान करता है, संविधान प्रावधान करता है, गलत हो जाता है। वैसे तो ये गलत भी है, पर आप इस ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि गलत हो सकता है। एक वर्ष में दिनों का कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का संचालन आवश्यक हो, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 और 3 राइट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत कर ली है, यहाँ से स्टार्ट किया और हम लोग आज 100 क्वेश्चन जो है पॉलिटी का टोटल सॉल्व कर चुका है। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा और आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे मतलब कि मेरा भी थोड़ा सा मतलब कि मोटिवेशन डाउन हो जाता है, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में आप देख रहे होंगे कितनी मेहनत लगती है और आप लोग टाइम भी देख रहे होंगे कितना रात का 1 बज चुका है और हम लोग क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और मेहनत की जा रही है। तो अगर उसका परिणाम ना मिले फिर कहीं न कहीं बुरा लगता है। तो उसके बाद में चलिए आप लोग देख रहे होंगे कि अगर आप लोगों ने इन इस वीडियो को कंप्लीट आज आप देख के गए हैं, तो मान के चलिए आपको 10 से 15 क्वेश्चन मतलब कि आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, आप आराम से सॉल्व करने वाले हैं। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।